और उनके बारे में कुछ उनका बात सुने। एक पुस्तक भेंट है राम के लिए, क्षेत्र के लिए, सहयोग सम्मान। अंग क्षेत्र से हैं, अंगिका प्रमाणिका हो या मैं अपील करूंगा क्योंकि अंगिका के लिए उम्र लड़ रहे हैं। अंगिका हम अपना भाषा के ख्याल रखिए से। थैंक यू। सबसे पहले इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष महोदय जो इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, श्रद्धेय सरजू बाबू मेरे बगल में बैठे हुए हैं। ये प्रिंसिपल रहे हैं और ये हमेशा चर्चा करते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से लोगों को उन्होंने शिक्षित किया, कितने लोग अपने मुकाम पर पहुँचे। तो ऐसे हमारे किशोर बाबू हमारी दाईं तरफ बैठे हुए हैं, जिनका भाषण अभी आप सुन रहे थे, और हमारी पार्टी के ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रीतम सिंह जी बगल में। मुझे सबसे अच्छा पहले लगा कि अंग मुक्ति दल के जितने साथी लोग हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और आपने, आपके नेताओं ने, चाहे वो परमानंद बाबू हों, चाहे वो प्रियदर्शी जी हों, चाहे वो राजेंद्र राय जी हों, विजय राय जी हों, नरेश राय जी हों, हीरालाल जी हों, प्रभु ताती जी हों, परिहार जी हों, प्रियदर्शी जी का और परमानंद जी का आप नाम मैंने लिया ही। सब लोगों ने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, आप जरा इस बात पर मैं आऊँगा, इसके लिए जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वो कम। देखिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसके लिए एक संगठन बनाया जाए, और संगठन के माध्यम से जब संघर्ष होता है तो सफलता मिलती है, भले कुछ समय लगता है। तो आपने संगठन बनाया और आज आप संगठित होकर के काम कर रहे हैं, आपको सफलता भी मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ बहुत सारे साथी और हैं हमारे, आदरणीय बालमुकुंद जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, अजय सिंह जी हैं, मणिभूषण सिंह जी हैं, सुबोध शाह जी हैं, लक्ष्मण पांडा जी हैं, उमर खयाम जी हैं, राधे श्याम गुप्ता जी इतना बढ़िया बोल रहे थे, संतोष पंडित जी जो पूर्व प्राचार्य, बहुत अच्छा है, कई प्राचार्य का भी सुनने का मौका मिला भी, चंदेश्वरी पंडित जी, अजब लाल पंडित जी भी पूर्व प्राचार्य हैं, श्रीकांत पंडित जी, सिकंदर पंडित जी भी पूर्व प्राचार्य हैं, डॉक्टर शंकर गुप्ता जी, सत्यनारायण पंडित जी, सतीश पंडित जी, और जितने यहाँ अंग मुक्ति दल के, हमारी आशा पार्टी के और हमारी जितनी नारी शक्ति हैं, सबको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज यहाँ आए, अपनी बात को रखें। देखिए मैं शुरू वहीं से करता हूं जहाँ से अंग मुक्ति दल के साथियों ने रखा है। देखिए ये सही बात है कि भाई देश को आज़ाद हुए 75 वर्षों से ज़्यादा का समय, और भाई हमारा जो आज समझिए स्वरूप है प्रशासन का, व्यवस्था का, और वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि ये सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का होता है। मतलब क्या है कि जो आप जनता है ना, वही इसमें जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन है। आप ही के पास पावर है। लेकिन अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे हमारे दांगी जी कि भाई
सिर्फ चुनाव में यूज करते हैं। और बहुत बढ़िया परमानंद बाबू बोल रहे थे कि तेज पत्ता की तरह प्रयोग करने के बाद हटा देते। लोकतंत्र में दो चीज है, एक लोक है, दूसरा तंत्र है। लोकतंत्र लोकशाही पर चलती है, और लोक में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जो लोग हैं, जो जनता है। और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी ही होनी होती है। तो सब बोलेगा कि सर तो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, सारे विधायक, सारे सांसद सब जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन भागीदारी के बारे में क्या सब नेता लोगों ने कहा है? और ये जमीन भी बता रहे थे हमारे साथी कि भाई समाजवादियों की भूमि रही है। तो लोहिया जी क्या कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। तो इतना बड़ा समाज है साहब, और 75 वर्षों के बाद भी उसको चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ेगा कि हमको हमारा हिस्सा चाहिए, हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये अन्याय कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त करेगा क्या? भाई हम लोग सब नीतीश बाबू के साथ थे। नीतीश बाबू का जो विकास का मॉडल क्या है? न्याय के साथ विकास। बहुत अच्छा है, लेकिन न्याय तो सब जगह दिखना चाहिए ना, कि भाई जब आपके उम्मीदवार लड़ेंगे तो भाई उस समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको भी टिकट मिलना चाहिए, जो आज तक टिकट के लिए जो है आशा लगाए। मुझे तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि मैं तो उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, और 2020 के चुनाव में मैं बिल्कुल सम्मिलित था टिकट के मामले में। और यहां का तय हो गया था कि भाई यहां का जो समाज, जो हमारा समाज है, पिछड़ा समाज का है, प्रजापति समाज का, इनको आज तक कोई टिकट नहीं दिया, मिलना चाहिए। नीतीश बाबू भी बिल्कुल तैयार थे, लेकिन आप जानते हैं अंतिम मिनट में क्या हुआ? आप सब जान रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात जरा समझ लीजिए भाई, अपने बिहार में नीतीश बाबू ही जाति जनगणना कर रहे हैं ना। काहे के लिए जाति जनगणना कर रहे हैं? सब जगह क्या कहते हैं कि हमने जाति जनगणना इसलिए कराया है कि जिनकी जितनी आबादी होगी उसके अनुसार से भागीदारी मिलेगी। कहते हैं कि नहीं कहते? तो सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, इसको जमीन पर करके दिखाना होगा। और जमीन पर दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। कहना बहुत आसान होता है, जब करने लगते हैं तो सामने कोई अपने का चेहरा आता है तो सब लोग झुक जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको यहां पर आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी हम लोग अंग प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। हमारे अंग मुक्ति दल के जितने साथी हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा। आज आप देखिए जमुई में 4 विधानसभा, अभी हमारे प्रीतम जी बोल रहे थे आपको, पुराना मुंगेर अगर जिला देखिएगा तो 4 हो गया आपको जमुई, 2 हो गया आपका शेखपुरा, पुराना हम मुंगेर की बात बोल रहे हैं चूंकि अंग का हिस्सा होता। फिर आप बगल में जाइए लखीसराय 2, मुंगेर 3, आप गंगा को टप जाइए क्योंकि मुंगेर का हिस्सा है वो, बेगूसराय 7, खगड़िया 4। कितने विधानसभा हुए? आप इधर आ जाइए, बांका 5, भागलपुर 7। अगर आप देखिएगा 43-44 विधानसभा है साहब, 1-2 नहीं है, 43 विधानसभा है। और भागलपुर बांका में, अब मुंगेर को ही अगर देख लीजिए, और जमुई को तो 19 है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमारे अंग मुक्ति दल के साथियों ने जो अपनी भावना व्यक्त की। देखिए जब आपने संकल्प कर लिया है ना
और नीतीश बाबू ने तो पूरा गणना ही करा दिया। तो भाई जिन लोगों को, जिस समाज को आज तक टिकट से वंचित किया गया है, हम लोग उनको चुन चुन करके टिकट दें। और आप देखिए, आप कहिएगा कि साहब ये तो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। आप 2019 का आप निकाल लीजिए लोकसभा का, ये मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं कि फर्क क्या पड़ता है। 2019 का हम जनता दल की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा 17 6 सीटों का बंटवारा था। 17 में से जब बात हुई तो हमने सीधे सीधे मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आपने ही यहां आरक्षण दिया है, आप ही कहते हैं साहब 1/3 कम से कम है, तो कम से कम 1/3 हमारे कैंडिडेट जो होने चाहिए वो तो पिछड़ा समाज का होना चाहिए, कम से कम पिछड़े समाज का भी होगा, हमारे जो अनुसूचित जाति के हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के, उनका भी होगा, लेकिन इनका जो है, अब आप जरा सोचिए, 6 टिकट हम लोगों ने जनता दल से दिया और 6 जीत गए। 2024 में मैं तो था नहीं, आज जरा आप देख लीजिए, आज अति पिछड़ा समाज के बिहार से जनता दलियों के सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद हैं। एक टर्म में 50% लोग बाहर हो गए, जबकि बढ़ना चाहिए था ना। अगर पिछले बार 6 हुआ था तो इस बार 8 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? काहे नहीं हुआ? क्योंकि कोई आपकी बात को रखने वाला कौन था वो? तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो यहां हमारे यहां कोई कोताही नहीं होगी, किसी प्रकार की हकमारी नहीं होगी, लेकिन आपको जमीन पर मजबूत होकर काम करना है और तभी आपको जो है सत्ता मिलेगी। और सत्ता में जब आइएगा तभी जो आप सोचते हैं वो जमीन पर लागू कर पाइएगा। तो आप लोग सहमत हैं इससे कि बिहार में सत्ता प्राप्त करना है? बोलिए बिल्कुल खुल करके, सत्ता प्राप्त करना है तो आपको प्रति बूथ पर जाकर के अपने लोगों को संगठित करना पड़ेगा और चुनाव के दिन एक एक वोट डलवाना पड़ेगा, तभी आपके साथ ही विजय होंगे, आपकी सरकार बनेगी और फिर आप जो चाहते हैं वो लागू होगा। ये सोच के जाना है। इससे मत समझिएगा कि अरे साहब वो तो यंग मुक्ति दल वाले लड़े थे तो 86,000 वोट आया था, ये आशा पार्टी वाला तो नया नया आया है, क्या कर लेगा? कहिएगा जिसकी ताकत होती है ना वही सत्ता में आता है, और हम लोग ताकतवर लोग हैं, हम लोग हवा वाले नहीं हैं। ये जितने बैठे हुए मंच पर बता दीजिए, या जितने हमारे सामने बैठे हुए, वो नया है क्या? सब अनुभवी है। किसी को 20 साल का, किसी को 25 साल का, किसी को 30 साल का अनुभव है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का। तो पार्टी नहीं हो सकती है, सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक बार तो सफलता, शुरू में किसी को सफलता मिलती है क्या? भाई आज भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है। 1984 में उनको मात्र 2 सांसद थे, कहां पहुंच गए? नीतीश बाबू पार्टी बनाए थे 94 में, पहला चुनाव लड़े, कितने जीते थे? 6 विधायक जीते थे। बहुत लोग बोलता है कह रहे तो नया है, हम लोग नए नहीं है, पार्टी का नाम नया है। मैं आपके सामने, मेरा 43 साल का अनुभव है जी, 28 साल में सिविल सेवा में रहा हूं, अब 15 साल से मैं राजनीति में हूं, तो हम लोग कौन बताएगा? तो इसलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब सत्ता हासिल करनी है, सरकार चलानी है, अपना हक लेना है, तो मजबूत होना पड़ेगा। कहां से? मन से और दिमाग से। आप तय कर लेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो सरकार बना लेंगे, इसमें कहीं भी चकना नहीं है, कहीं नहीं।
सबसे पहले आपके मन में संकल्प होना चाहिए। और संकल्प कब मजबूत होता है? जब आप देखते हैं। आज इस हॉल में ही सभी समाज के लोग हैं, सब मिलकर के काम करिएगा तो बांका में 5 सीट नहीं जीतिएगा। बताइए जरा हमको, जीत जाइएगा। मैं देख रहा था पिछले बार का विधानसभा का, मैं देख रहा था कोई 2400 वोट से जीता है, कोई 2600 वोट से जीता है। जीता है लोग, ऐसा नहीं है कि कोई 20,000 से जीता है, कोई 25,000 जीता है। इसलिए सबसे पहले इस हॉल से जाने के पहले तय कर लीजिए, जहां बैठे हैं उस सीट को तो हमको जीत ही लेना है। और जब एक बार आपने तय कर लिया कि हम बेलहर जीत लिए, तो ये 4 बचेगा क्या हमारा यहां बांका वाला? वो भी नहीं बचेगा। और बगल में हमारा भागलपुर है और मुंगेर में लगा हुआ। हम लोग हवा में नहीं, हम लोग जमीन पर हैं। और जमीन पर अपनी ताकत है और इस ताकत को मजबूत करना है। और देखिए, सब लोग कहेगा अच्छा ठीक है आप सरकार में आ जाइएगा तो क्या करिएगा? इस बात को मैं जरा, कुछ बातों को बहुत तो नहीं समझा सकते, लेकिन कुछ बातों को आपके सामने में रख देना चाहूं। सबसे पहले तो देखिए, जो मैंने कहा कि सब लोग ये सोच लीजिए कि बांका में 5 सीट जीतना है। तो जीतना है तो जीतना है। जो लोग मजाक करेगा ना, उसको आप सीधे अपने तर्क से उड़ा दीजिए, कोई टिकने वाला नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज अपने यहां? सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई इतना बड़ा हमारा जो क्षेत्र है पुराना, जिसको आपने बताया अंग का क्षेत्र, उद्योग धंधे क्या है? ठीक तो कह रहे थे कि 1 महीना सब लोग सिर्फ बाबा बैद्यनाथ जाने के क्रम में क्षेत्र को याद करते, उसके बाद भूल जाते। भाई जितने हमारे यहां नौजवान हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब लोग रोजगार के लिए कहां जाता है। चले जाइए दिल्ली, चले जाइए मुंबई, चले जाइए पुणे, सब हमारा होटल में काम करने वाला, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला बच्चा कहां का है? आप देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे जब कोरोना के दौरान वहां से भगाए गए, सोचिए किस तरह से व्यवहार किया था। हमारे लोग वहां उनकी सेवा कर रहे थे, कोरोना में लोगों को भगाया। कुछ लोग बेचारे आ गए, फिर वापस नहीं गए हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जो बच्चे हमारे अगर काम करते हैं पुणे में, जो बच्चे हमारे काम करते हैं बेंगलुरु में, जो बच्चे हमारे काम करते हैं लुधियाना में, क्या वो काम यहां नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोच होनी चाहिए। तो आज तक सिर्फ सोच क्या चलते रहा कि समाज को बोलेंगे कि हम तो किसी को बांटते नहीं है, लेकिन पूरा बांटते रहते। आज फोकस क्या हो रहा है कि कैसे हमारे बिहार में उद्योग धंधे लगे। चलो सुनिए इस बात, सारे लोग नेता लोग बोलेंगे बिहार में कहां से उद्योग लगेगा साहब, झारखंड बट जाने के बाद बिहार में तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ बालू में बच गया, बोलता है ना लोग। हम आपको बोल रहे हैं और पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, बिहार में कोयला की भी कमी नहीं है। जरा सुन लीजिए, ये जरा सुन लीजिए। ये नेता लोग जो बोलते हैं ना, इनको ठोक के जवाब दिया करिएगा। बिहार में कोयला नहीं था क्या? यहां से लेके पीरपैंती तक कोयला ही कोयला है। उस समय जब झारखंड में खुदाई चल रही थी, बिहार के नेता लोग सोए हुए थे, क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा था, उनको चिंता ही नहीं थी। अगर उस समय सोचे हुए होते तो पूरा जमुई से लेके पीरपैंती तक आपको पूरा जो कोयला का था कितना काम हुआ होता, नहीं हुआ। लेकिन चलिए, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, हमको पीछे नहीं देखना, हमको आगे देखना है। अब आगे कोयला का समय भी नहीं है। आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी न्यूज सुनते होंगे कि जलवायु परिवर्तन का समय आ गया।
दुनिया के देशों ने तय किया है कि 2070 तक पूरे विश्व को कार्बन न्यूट्रल होना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन से नील होना है, नहीं तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं। आप जरा समझिए, जो गर्मी पूरे दुनिया में क्या प्रयास चल रहा है कि भाई 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा है, अगर 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आइसलैंड है, वो डूब करके समुद्र में चले जाएंगे। तो दुनिया को बचाना है तो कार्बन उत्सर्जन कम करना है, और इसके लिए कोयला आगे चल कर करके हमारा सोर्स नहीं बच जाएगा। लेकिन देखिए जरा, फिर मैं बताना चाहता, अभी आप देखें ना, अमेरिका में एक राष्ट्रपति बने ट्रंप साहब, सुनिए जरा। अब वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में कोयला हम निकालेंगे, फिर उत्सर्जन होगा, पूरे विश्व को खतरा हो रहा है। फिर यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अमेरिका के हित में हमारे जो पुराने समझौते हैं उससे भी वो बाहर आ गए। मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आज भी देखिए जरा, आज मैं भी देख रहा था न्यूज में, ऐसा सुना है साहब, पहली बार क्या हो रहा है, अमेरिका में हमारे भारतवर्ष के बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की दिली इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ने जाए। कई गरीब लोग, कई तरह के लोग कई रास्ते से अमेरिका में पहुंच गए। ऐसे करीब 11,000 लोग। भाई वो भी तो एक मानव है, उनके भी तो मानवीय अधिकार हैं। अब क्या हो रहा है, ट्रंप साहब उनको अमेरिकी जहाज में बैठा करके भारत भेज रहे। बताइए साहब, ये कौन सी, तो ये तो सीधे सीधे दादागिरी हुई ना। भाई हमारे जो लोग हैं वहां कोई ना कोई तो काम कर रहे थे, और भारत सरकार को भी इस चीज को तो सोचना पड़ेगा। तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि आगे दुनिया चाह रही है कि पृथ्वी बचे, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो कम से कम गर्मी बढ़े, तो आगे चल करके कोयला का कम से कम यूज किया जाए ऊर्जा के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए। इस सब में उत्सर्जन होता है। हम लोग को चिंता नहीं करनी है बिहार वालों, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम बता रहे हैं उस पर। लेकिन मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं कि बिहार के नेताओं से पूछिए जो आते हैं कि जब कोयला हमारे यहां था, जब कोयला एक ऊर्जा का जो स्रोत था, तो श्रीमान जी कौन आपको रोक रहा था कोयला को उत्खनन करने से? बात है कि नहीं है? ये जितने यहां के नेता हुए पूछना पड़ेगा उनसे। लेकिन हमको पीछे नहीं देखना, हमको आगे देखना है। और आगे जो ऊर्जा का स्रोत है, मैं रोज रोज इस बात को कह रहा हूं, आपके सामने भी कह रहा हूं, और वो क्या है? वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है। और अपने यहां देखिए, सूर्य की रोशनी अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अपने यहां बिहार में पर्याप्त जल है। और केमिस्ट्री सब हमारे प्रिंसिपल साहब सब लोगों को पढ़ाते हैं स्कूल में, H2O होता है जल, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होकर के हाइड्रोजन निकलेगा। और ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी है। बिहार जो है पावर हाउस होगा, पावर हाउस। कोयला को भुलाइए, हमारे बिहार के किसान, बिहार के उद्यमी हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, और हाइड्रोजन अपने लिए उपयोग करेंगे, और हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। इसे समझिए, समय बदलता है, चिंता नहीं करनी होती है। उसके बाद ये इलाका जरा देख लीजिए, ये जो शुरू होता है नवादा से पीरपैंती तक, आपने सुना होगा सोना। मैं बार बार बोलता हूं, बिहार के लोगों को बिहार के नेता डिमोरलाइज करके रखते हैं कि बिहार में कुछ है, ये नहीं है, बालू है। मैं तो मिनिस्टर था ना स्टील का, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टील मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसकी जिम्मेवारी होती है जमीन के अंदर पता करना खनिज का। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ने किया। देश में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह सोना है
और वो दोनों बिहार में है। एक बगल में आपका सोनो जमुई में है और एक हमारा जो है बॉर्डर जो है नवादा, गया और नालंदा के बॉर्डर में आपका जेठियन के पास। अब जरा सोचिए साहब, जिस बिहार में सोना का एक नहीं दो दो भंडार है, पूरे देश में भारतवर्ष में नहीं है, पहले होता था, पढ़ते थे हम लोग कर्नाटक में कोलार में, अब वो बंद हो चुका। कोई बताता है आपको कि बिहार में सोना का भंडार है? दिन भर नेता लोग छाती पीटेंगे कि आज कुछ है ही नहीं, सब झारखंड चला गया। आपको मैं बता दूं, मैं तो साल भर मिनिस्टर रहा ना, मैं अगर अब तक रहा होगा तो दोनों जगह खदान शुरू हो गया होगा। और देखिए करना क्या है, पहले भी खदान होता था जब बिहार झारखंड साथ था। कहां है खनिज? झारखंड में। कारखाना कहां लगा? पंजाब में। खनिज कहां है? झारखंड में। कारखाना कहां लगा? तमिलनाडु में। ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर सोना हमारे बिहार में, तो सबसे पहले हमारा अधिकार है कि सोना पर आधारित जितने भी उद्योग लगेंगे वो बिहार में ही लगेगा। उसके बाद सोना का जो उत्पादन से हमको रॉयल्टी मिलेगी। उसके बाद सोना का जितने प्रकार का बनाया जाता है आभूषण, अपने देश में नहीं, मैंने बताया ना कि सारा इंपोर्ट हो रहा है। हम लोग न सिर्फ अपने देश की आवश्यकता पूरी करेंगे बल्कि दुनिया को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। कितनी आमदनी होगी हमारे बिहार में, जो खुशहाली आएगी सोच सकते हैं ना। कभी नेता लोग बोलते हैं आपको, चर्चा ही नहीं करेंगे इसकी। उनकी रुचि कहां है? तो बालू में। कौन ठेकेदार इधर बालू ले रहा है, कौन ठेकेदार उधर बालू ले रहा है। सारी की सारी सड़कों को खराब कर दिए, सारे के सारे थाना को खराब कर दिया। सबकी रुचि किसमें? बालू में, दारू में सिमरा गया। तो देखिए हमारे पास जो मैंने बताया खनिज किस प्रकार का, सब हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये मैं बार बार बोलता हूं, इसलिए मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, आपका मनोबल बढ़ेगा। हमारा क्या काम है? आपका मनोबल बढ़ाना। केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं रेयर अर्थ, 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है। आज दुनिया में जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे मोबाइल का हो, एरोप्लेन का हो, रॉकेट का हो, जितना डिफेंस का इक्विपमेंट है उसका हो, न्यूक्लियर जितने भी चीजें उसका हो, वो सारा का सारा रेयर अर्थ कहां से है? आपके नवादा से लेके पीर पैंती तक। और हमारे नेताओं को इसके बारे में कोई पता नहीं है। ये सारा का सारा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो आपको चाहिए खनिज, उस खनिज संपदा का अकूत भंडार कहीं है तो बिहार में। कितना बड़ा उद्योग धंधा लगेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सोचने की। उसके बाद आइए सब नेता बोलेंगे कि बिहार में तो जमीन बड़ी उपजाऊ है, हमारे यहां कृषक बहुत मेहनत करते हैं। तो भाई यहां तो कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं उसकी बहुत संभावना है। अब देखिए जरा, इस पर मैं चर्चा करता हूं, सुनिएगा साथियों सब। भाई अभी बजट की घोषणा हुई, बजट में हुआ कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। कुछ बिहार के साथी इतना उछल रहे हैं कि मत पूछिए। बिहार के कृषि मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका बयान आया है कि बिहार में सिर्फ 25,000 किसान मखाना की खेती करते हैं। कितना करते हैं? 25,000। अब बिहार में किसान कितने हैं? 2.25 करोड़ किसान। अब खेती कितना करते हैं? 25,000। और एक बात और जान लीजिए, मैं नीतीश बाबू के साथ था जब, नीतीश बाबू ने मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र बनाया था, मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र बनाया था। तो बिहार के लोगों को क्या होता है? खिलौना दिखाने के वाले। भाई मखाना बोर्ड से होगा क्या? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, एक बोल रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा, हम लोग स्वागत करते हैं। वो कहां बनेगा उसका भी पता नहीं, कितना पैसा लगेगा उसका भी पता नहीं। हम क्यों इस बात की चर्चा करें कि आपको इसमें नहीं पढ़ना है? देखिए जरा,
भारत सरकार का बजट 50,000 करोड़ का खर्च है। 50 लाख करोड़ जो बजट होता है ना, साल भर का आमदनी और खर्चे का हिसाब होता है। भारत सरकार का बजट कितने का इस वर्ष का है? 50 लाख करोड़ का। बिहार की आबादी कितनी है? 14 करोड़। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो बिहार कितना हुआ? 1/10 हुआ ना। तो 50 करोड़ का 1/10 कितना होता? 50 लाख करोड़ का 1/10 कितना होता? 5 लाख होता है ना। तो बिहार को बजट में इसकी अनुमानित आबादी के अनुरूप 5 लाख करोड़ मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 5 लाख करोड़। दिए कितना है केंद्र सरकार? 1,41,000 करोड़। और हमारे नेता सब उछल रहे हैं। बिल्कुल आपकी हकमारी कितने को हुई जरा सोचिए। 5 लाख करोड़ की जगह आपको मिला 1,41,000 करोड़, मतलब 3,60,000 करोड़ का बिहार को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, आपको मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? हम 100 में 10 हैं तो संसाधन भी हमको तो मिलेगा ना, लेकिन नहीं दिया गया और कोई बोलने वाला भी नहीं है। इसलिए साथियों, आपको दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, अपनी ताकत बनानी है, अपनी ताकत बढ़ानी है और अपने संसाधन से अपनी ताकत बढ़ानी है। और मैंने संसाधन के बारे में चर्चा कर ही दिया। इसलिए जितने लोग इस कमरे में हैं, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, नीचे जाकर के बताइए कि बिहार में किस प्रकार की खनिज संपदा है, किस प्रकार की विकास की संभावना है। टंगस्टन, अभी मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा टंगस्टन मिला है केरला में, हंगामा है वहां, ये बड़ा भारी चीज मिल गया। बिहार में जमुई से लेकर के आपको तिरपैंती तक टंगस्टन भरा हुआ है, कोई चर्चा नहीं साहब। बहुत बड़ा उद्योग इसमें लगता है सब चीजों को बनाने में। तो हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप लोग अपना मनोबल ऊंचा रखिए। आपकी धरती उपजाऊ है, आप अच्छी पैदावार करते हैं, लेकिन जमीन के नीचे भी और जमीन पर भी प्रकृति ने आपको अकूत संपदा दिया है, जिसको हमको मिल करके विकसित करेंगे, तब जाकर के हमारा बिहार भी जाकर के विकसित प्रदेश बनेगा। हम बाहर किसी के सामने कटोरा नहीं फैलाएंगे, न हमारे बच्चे बाहर मजदूरी करने जाएंगे। ये है अपने पास, सोच बड़ा रखिएगा। जब सोच बड़ा रखिएगा तो काम बड़ा। तो इससे आप सहमत हैं ना? बोलिए ना। देखिए, सहमत है तो मैंने क्या बताया, काम क्या करना है। जब तक सत्ता में आप नहीं रहिएगा, सोना का खदान चालू नहीं होगा। जब सत्ता में नहीं रहिएगा तो टंगस्टन का खदान चालू नहीं होगा। जब सत्ता में नहीं रहिएगा तो कृषि आधारित उद्योग में नहीं लगेगा। जब सत्ता में नहीं रहिएगा तो जितने रेयर अर्थ उद्योग है वो नहीं लगेगा। जब सत्ता में नहीं आइएगा तो हाइड्रोजन नहीं बेच पाइए। इसलिए सत्ता में आना है। सबसे पहला संकल्प लेना है कि सत्ता में आना है, और तब देखिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ते। इससे आप लोग संतुष्ट है कि नहीं, जो पहले बताइए, तो मैं आगे बढ़ूं और इसको नीचे तक चर्चा करें। कहीं हिचकिए मत, बोलिए। जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं प्रमाणिक बात बोल रहा हूं, मैं हवा में बोल ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल प्रमाणिक बात, डॉक्यूमेंट पर है ये, इसको बोलना है मजबूती से। ये तो ये हो गया। अब जरा छोटी छोटी बात जिसकी चर्चा हमारे प्रीतम जी कर रहे थे, जितने लोग यहां बैठे हुए, मैं सुन रहा था कई हमारे मुखिया जी भी हैं, कई हमारे और जनप्रतिनिधि हैं, कई लोग आज मीटिंग में आए हैं ना, मुखिया जी आए हैं ना। अब देखिए, आजकल क्या हो गया है बिहार में, पता करो कौन कौन मुखिया गया मीटिंग में जहां सीपी सिंह गए थे। इनके यहां प्रीतम जी के यहां रोज वो काम चलते रहता है। जो मुखिया आएगा उसको नोटिस। देखिए, ये सुन के बहुत गंभीर बात है, इसको जरा सुनिए आप। आज ये मुखिया है, कल आप मुखिया होइए।
आज कोई एक एमएलए है, कल आप एमएलए बनिएगा। आज कोई एमपी है, कल आप एमपी बनिएगा। कोई एमपी पर, कोई एमएलए पर मुकदमा हो तो देखे हैं आप? जनप्रतिनिधि वो भी है। हमारा सबसे अंतिम जो इकाई है वह है पंचायत, और हमारा मुखिया अंतिम प्रतिनिधि, सबसे मजबूत प्रतिनिधि है। भाई फर्क है, प्रधानमंत्री देश के नेता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता है, और हमारे मुखिया जी हमारे पंचायत के नेता हैं। स्वीकार करना पड़ेगा लोकतंत्र। लेकिन मुखिया जी को बना के रखा है, छोटा मोटा कर्मचारी से रिपोर्ट लेकर के मुखिया जी को सस्पेंड तो कर ही देता है, एफआईआर कर देता है। एफआईआर कर दीजिए, कह रहे मुखिया जी ने तो गबन कर लिया। मुखिया जी जेल चले गए, पूरी की पूरी प्रतिष्ठा जो है मिट्टी में मिल गई। आप जरा ये सुनिए इस बात को, जरा बहुत गंभीर मामला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक बहुत अच्छा काम क्या किया है कि जितने सिविल मामले होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामले में पहले क्या होता था, उसमें जो है एफआईआर भी दर्ज होती थी, अपराध भी मान लिया जाता था, सजा भी होती थी। 100 से ज्यादा कानून को खत्म किया गया कि जितने भी दीवानी मामले हैं उसमें कहीं भी एफआईआर नहीं होगी, दंडात्मक कार्रवाई, जेल वाला नहीं होगा, जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगेगा। मैं उदाहरण देके समझाता हूं, तब समझ जाइएगा। जो फैक्ट्रीज एक्ट आप देखे होंगे, पुराना होता था, इसमें बड़ा बड़ा बॉयलर लगा रहता था। बॉयलर का साल में एक बार पेंट कराना है। अगर किसी ने पेंट नहीं कराया, 6 महीने की सजा। अब देखिए जरा, भाई पेंटे न कराना था, ये काम अच्छा किया प्रधानमंत्री जी। अब उसको 6 महीने की सजा, जेल नहीं जानी पड़ेगी, उसको जुर्माना हो। तो सिविल मामले, अब बिहार में क्या हो रहा है साहब बताइए? बिहार में दिन भर मुखिया जी पर एफआईआर कर दो, कोऑपरेटिव का आदमी एफआईआर कर दो, सरकारी कर्मचारी एफआईआर कर दो। इस तरह का काम यहां हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, एफआईआर राज हो गया। तो देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, अपनी पार्टी की सरकार आएगी। देखिए, मुखिया हमारे जनप्रतिनिधि है, उनको सुविधा क्या देते हैं आप? भाई मुख्यमंत्री जी का तो पूरा मुख्यमंत्री सचिवालय होता है, प्रधानमंत्री का पूरा प्रधानमंत्री सचिवालय होता है। उसके बाद भी वहां त्रुटि होती है, मुखिया जी को क्या देते हैं आप वहां? तो कम से कम एफआईआर तो मत करिए भाई। अगर गबन किया है तो वसूली कर लीजिए, रिकवरी हो जाएगी उसकी। इससे आप सहमत है कि नहीं, पहले बताइए, बोलिए। तो आपकी सरकार आएगी तो हम लोग ये जो एफआईआर वाला राज है इसको हम लोग समाप्त करें। लोगों में दहशत नहीं होना चाहिए ना कि आप मुखिया बन गए तो दहशत में है कि पता चला कि फलना कर्मचारी कोई आपसे नाराज हो गया कि रिपोर्ट कर दिया, आपको पीडीओ साहब से नहीं पटा, किसी कलेक्टर से नहीं पटा, तो आपको एफआईआर हो गया। ये अच्छी चीज नहीं है। लोकतंत्र की अंतिम इकाई है, और अगर पंचायत में हमारा लोकतंत्र जीवंत रहेगा, पंचायत में हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा, तब ना हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। भाई नीतीश बाबू ने एक अच्छा काम किया कि भाई पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी निकायों में आरक्षण दिया है सब समाज को। तो आरक्षण इसी काम के लिए दिया है कि मुखिया बना के जेल भेज दीजिए। भाई ये तो सब ठीक नहीं है। आपने मुखिया जी को ना प्रशिक्षण दिया, जितना उतना आदमी चाहिए वो दिया, तो ये हम लोग करेंगे। आप जरा ये गांव में आजकल सबसे ज्यादा विवाद किस चीज का होता है? गांव जमीन का होता है कि नहीं होता? पता ही नहीं है कि किसकी जमीन कहां है, किसके नाम से कौन है। तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हर एक गांव के सामने, हमने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि भाई आप सर्वे कराना चाहते हैं उससे पहले ही काम कर दीजिए। हर एक गांव के सामने खूब बड़ा बोर्ड लगाइए, जितने गांव में जमीन है खातावार सबको लिख दीजिए। पूरे गांव वाले को पता चल जाएगा ना कि कागज में क्या है, जानता ही नहीं, इसलिए बेचारा चक्कर मारते रहता, पैसा लगते रहता।
पता चला कि 4 पीढ़ी से मकान बना हुआ है, अब कागज में लिखा हुआ है कि तालाब। अब जब वो गया अंचल में तो कहा ये तो तालाब लिखा हुआ है। वो कहेगा अरे साहब हम तो 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो 25,000 रुपया दो तो हम कर देते। देखिए उत्तर प्रदेश में भी कानून है, अगर वो 4 पीढ़ी से रह रहा है तो सेटलमेंट होता है। एसडीओ के कोर्ट में वो मुकदमा दाखिल करता है कि साहब इस जमीन पर मैं इतने साल से काबिज हूं, उसका प्रमाण देता है और एसडीओ सेटल कर देता है। भाई आपके ऊपर तलवार नहीं लटकी रहनी चाहिए ना, उसका समाधान निकलना चाहिए। तो समाधान निकलना है, और जब आप सब गांव के बाहर ये लिखवा दीजिएगा और गांव में जाकर के पूरे गांव वाले के सामने चर्चा करिएगा तो विवाद खत्म है। उसके अलावा आज आप जानते हैं दाखिल खारिज के लिए क्या होता है जी? दाखिल खारिज में कितना पैसा लग रहा है जरा बताइए तो। दाखिल खारिज जब आप कराने जाते हैं कितना पैसा लग रहा है? बड़ा सस्ते में निपटा दिया। हम गए थे अभी आरा, वहां हमको बोला 15 से 25,000, जबकि दाखिल खारिज आपका अधिकार है। 1 पैसा नहीं लगता इसमें, उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है। ये सारे जो जमीन रिकॉर्ड जिनके पास होते हैं उसकी जिम्मेवारी होती है कि अगर किसी गांव में किसी की मौत हो गई, अगर वो किसी जमीन का मालिक रहा उसके नाम से है, तो उसके जितने भी वारिस हैं 1 महीना के अंदर उनका नाम दर्ज कर करके उनको वहां खतौनी होती है, उसका एक जो है प्रतिलिपि दे दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो बिहार में नहीं हो सकता है जी, बिहार में नहीं हो सकता है। आज क्या होता है, पता चला कि आपके परदादा के नाम से जमीन पड़ा हुआ, जब आप जाइएगा तो कहेगा आपके नाम का तो है नहीं, आपके परदादा का है। तो ये अपनी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी का भी अगर किसी की मौत होती है उसके नाम से अगर जमीन है तो दाखिल खारिज के लिए कौन जिम्मेवार होगा? वो जनता नहीं, जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, जो हमारा सीओ है, उसकी जिम्मेवारी है कि 31 मार्च के पहले उनका पूरा का पूरा काम कंप्लीट करके उसका दस्तावेज उनको थमा दो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारा का सारा विवाद खत्म हो जाएगा। अब अभी चर्चा कर रहे थे हमारे प्रीतम जी, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है। कहां जाते हैं आप लोग? कहेगा ऑनलाइन है साहब। और जब ऑनलाइन के लिए अप्लाई करिएगा तो उसका सर्वर डाउन है ना, कहेगा हम क्या करें, तो सर्वर डाउन है। तो उनका हिसाब किताब करिए, उनके प्रॉपर्टी में कुछ डालिए तो सर्वर चालू हो जाता है। आप देखिए जरा, ये सुन लीजिए, ये नोट करिए और लोगों को बताइए कि अपनी पार्टी जब सरकार में आएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तो कलेक्टर भी रहा हूं ना, मैं जानता हूं चीजें। ये जनता का अधिकार है कि उनको इस प्रकार के जो दस्तावेज हैं बिना किसी शुल्क के उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए। अभी देखिए, जब बात करिएगा तो नीतीश बाबू की पार्टी के लोग क्या कहेंगे, कह रहे हमारे नेता ने तो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट बना दिया। क्या? सेवा का अधिकार बना दिया। मिलता है क्या? नहीं मिल रहा है। आपको जितने तरह के दस्तावेज हम लेने के लिए कहां जाना पड़ता है? प्रखंड में और अंचल में जाते हैं कि नहीं जाते? जाइएगा तो पता चला सर आज तो कर्मचारी ही आया ही नहीं। आज क्या है, बस सीओ साहब की मीटिंग लग गई, हेडक्वार्टर में चले गए, आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं। खर्च अलग से होता है। आपकी सरकार जब बनेगी, ये जरा नोट कर लीजिए, ये तीनों सर्टिफिकेट जितने हमारे उस पूरे के पूरे पंचायत में गांव में लोग हैं, सबके घर में पहुंचाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहिएगा कैसे पहुंचेगा? आप सोचिए जरा। सब लोग चुनाव में वोट डालने जाते हैं ना, चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड दिया है कि नहीं? सबके घर में है कि नहीं? जब है ना, सबको एक दिन बूढ़ा होना,
सबको इतनी बूढ़ी होनी है? अब बताइए साहब, इतने हमारे किसान हैं, इतनी पैदा करते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाया है, खाद्यान्न सुरक्षा दिया है। आज हमको चावल नहीं मंगाना होता है, 45 देशों को आज चावल भारतवर्ष भेज रहा है। 45 देशों को आप चावल भेज रहे हैं, उपजा कौन रहा है? लेकिन जब किसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? जो बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे जवान हैं, सीमा पर तैनात रहते हैं, सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उनको पेंशन मिलता है। तो हमारी सुरक्षा करते हो बाहरी आक्रमण से, और हमारे किसान हमको सुरक्षा किसी से करते हैं? भूख से। तो इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो हम लोग किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार देती है वो तो अलग है, उसके साथ साथ हम लोग किसानों को पेंशन दें। इनको मिलना चाहिए ना पेंशन। जब पेंशन मिलेगा तो छोटे मोटे काम उनके हो जाएंगे। वैसे भी देखिए, केंद्र सरकार 6,000 रुपया देती है साल भर में किसान सम्मान निधि का। कब से मिल रहा है? 2019 से। भाई 6 साल हो गए, हमको उम्मीद था कि इस बार बढ़ जाएगा, बढ़ा ही नहीं। तो देखिए, हम लोग दोनों काम करेंगे। हम लोग किसान को पेंशन भी देंगे और साथ साथ किसान सम्मान निधि योजना में जितना केंद्र सरकार पैसा देगी उतना राज्य सरकार भी पैसा देगी। तब ना हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तब हमारे जो किसान हैं उनके घर में खुशहाली आएगी। और वही, कोई बात नहीं, हमारी आवाज में है, बोल लेते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार की योजनाएं हैं जिससे हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। अब देखिए, सारी की सारी हमारी यहां नारी शक्ति है। बगल के प्रदेश में आप देखते हैं और प्रदेशों में आप देखते हैं कि इन लोगों के खाते में सीधे धनराशि स्थानांतरित किया जाता है। बिहार में अभी तक नई व्यवस्था है। एक पार्टी घोषणा कर चुकी है कि हम देंगे। हमारी पार्टी भी, आपकी पार्टी भी जब सत्ता में आएगी तो जितने हमारे यहां नारी शक्ति हैं सबके खाते में हम लोग उतना पैसा दिलवाएंगे जो किसी भी प्रदेश में दिया जाता है उसे 100 रुपया ज्यादा ही दिलाएंगे। जब हमारी उनके खाते में पैसा जाएगा, पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, वो पूरा का पूरा परिवार चलाएगी, उसको ठीक से खर्चा करेगी। आप देखिए, जितने हमारे लोग हैं, क्या होता है साहब, बीमार पड़ जाते हैं आप, जो बड़ी बीमारी हो जाती है उसको सरकार मदद करती है, लेकिन सर्दी खांसी होती है, कोई पैसा देता है क्या? आप जाइए अस्पताल में, कहेगा साहब दवाई नहीं है। अस्पताल में जाइए, दवा बंद है। तो इसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो प्रति परिवार हम लोग तय करेंगे कि कितना देना है, कि उनको इतना पैसा दे दिया जाए कि छोटा मोटा खांसी जुकाम के अपना पैसा उसको मिल जाए करे। ये जरूरी है ना, जब उनको दीजिएगा तभी तो। उसी के साथ साथ आप देखिए, बहुत तरह की इस तरह की बातें हैं। हम लोगों का क्या होगा कि बिहार में हमारा जो संसाधन है, हमारा जो बजट है, 2,65,000 करोड़ का बिहार का बजट है, तो भाई मिलना किसको चाहिए? सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है। जितने भी तरह के कार्यक्रम है सब में इसको मिलना है। तो ये हम लोग सोचे हुए हैं और ये बिहार में संभव भी है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। हमने आपको पहले जो बताया कि हमारा संसाधन भी बढ़ेगा, तो संसाधन बढ़ेगा तो हम लोग इसका सदुपयोग करेंगे। तो जरूरी क्या करना है जरा समझिए। अब देखिए, चुनाव सामने है। आज हम लोग ये बैठक किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंग मुक्ति दल के सब साथी भी हैं। आप लोग हर एक विधानसभा में बूथ को जीतना है, इसकी प्लानिंग बनाइए। बूथ जीतिएगा तब चुनाव जीत जाइए। बैठे बैठे चुनाव नहीं जीता जाता है कि जीत लेंगे, कितना फलना है तो इतना फलना है तो इतना फलना नहीं। जितना बूथ है सब बूथ पर अपनी कमेटी बनाइए
और कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट लेना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी है। और जिस विधानसभा को आपको जीतना है, कम से कम 80,000 वोट का टारगेट रखना पड़ेगा। और जितना विधानसभा है सब में 350 साढ़े 350 आपका बूथ है, इसकी तैयारी कर लीजिए। आपका बूथ स्तर अगर मजबूत हो गया तो पंचायत भी मजबूत रहेगा, प्रखंड भी मजबूत रहेगा, नगर भी मजबूत रहेगा, जिला भी मजबूत रहेगा, प्रदेश भी मजबूत रहेगा और देश भी मजबूत रहेगा। आपकी ताकत कहां है? बूथ है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत हैं, बूथ पर आदमी है नहीं तो किसी काम करें, सबसे जरूरी है। और ये बहुत मुश्किल काम, सब अनुभवी लोग, सब लोग ने आपने काम किया जमीन पर। तो एक जो पूरा का पूरा जितना विधानसभा है, सबका जो पूरा बूथ का लिस्ट है वो निकाल लीजिए, उसको बैठ कर करके सबको देख लीजिए कि कौन कौन बूथ है, कहां कहां आपके समर्थक ज्यादा हैं, उसके हिसाब से उसको बना लीजिए। और उसमें कैसे हम लोग वोट के दिन ज्यादा वोट दिलवा पाए, उसके लिए वहां पूरी की पूरी व्यवस्था कर लीजिए। आप जब अगर बूथ पर अपनी कमेटी बना लीजिएगा, आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और जब चुनाव लड़ना है तो जीतने के लिए लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो जीतने के लिए लड़ना है। तो साथियों, आप लोगों को दूर जाना है बहुत सारे, और भी आप लोग को भोजन वगैरह की व्यवस्था भी होगी। तो मैं आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जिस उत्साह से, जिस तरह से आप लोग संगठित होकर यहाँ इकट्ठा हुए, और ये साधारण मीटिंग नहीं थी, ये जितने लोग थे सब अपने आप में नेता है, सबकी पहचान है अपने अपने क्षेत्र में, और सब लोग लगिएगा। और देखिए, आश्वस्त मत हो जाइए, बिल्कुल गांव गांव में जाना पड़ेगा, और जहां मुझको बुलाइएगा मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि घर में बैठे रहे, घर में बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने से पुलाव नहीं बनता है वो। और मोबाइल का जमाना है, अपने साथियों का सुख दुख का हालचाल पूछते रहिए। जब हालचाल पूछिएगा तो संगठन की भी बात हो जाएगी, आपकी पार्टी की बात हो जाएगी। अगर ये करिएगा तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, और हम लोग को सफल होना है। इसी संकल्प के साथ आपको आज यहां से जाना है, सफल होना है ना, तो सफल होना है तो हम लोग सफल होंगे। तो अंत में जो मैं कहता हूं कि भाई हमारी 3 माताएं हैं। सबसे पहले हमारी धरती माता है, सब है ना, इतनी बड़ी धरती है, तो भाई अपनी माता को तो हम लोग को जयकारा करना ही चाहिए। तो हम बोलेंगे आप लोग, तो धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की। अब इस धरती का भारतवर्ष एक भूखंड है, तो भारत भी हमारी माता है, तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और हम सब लोगों को किसी न किसी माँ ने जन्म दिया है, जीवित हो सकती हैं यहाँ नहीं भी, लेकिन हम लोगों को उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमको यहाँ पर लाया है। तो अपने अपनी माताओं की, अपने अपनी माताओं की, अपने अपनी माताओं की। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि जो आप सब लोगों ने अंदर में सोच रखा है कि हमको बदलाव करना है, और बदलाव करना बेहतरी के लिए। बदलाव किसके लिए करना है? बेहतरी के लिए, बेहतर करने के लिए। और बदलाव की शुरुआत आज अभी से आपने कर लिया है, इस काम में लग जाइएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब चुनाव होगा, तो वोटिंग के बाद जिस दिन काउंटिंग का रिजल्ट आएगा, तो बदलाव सामने दिखेगा, और दिखना चाहिए। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।